नमस्ते, ग्रीटिंग्स टू ऑल। एक बार हम फिर आ पहुँचे हैं सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से। अभी अभी दिवाली ख़त्म हुई है, लेकिन सेंटर के लिए तो असली दिवाली तब होती है जब वो किसी भी विभाजन विस्थापित से मिल पाए, उनसे साक्षात्कार कर पाए और उनके उनके फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को सुन पाए। आज हम पहुँचे हैं दिल्ली में लाजपत नगर में और हम मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश दावर जी से, जिनका जन्म डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला में 16 अप्रैल 1934 में हुआ था। नमस्ते सर। सर, बातचीत शुरू करें? जी जी सर, बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? मेरा जन्म जो है वो मेरे ननिहाल दोहट्टा अजमत विलेज डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में हुआ। तो लेकिन बाद में हम जो है अपने जहाँ मेरे पिताजी की फैमिली रहती थी, उनके फादर ग्रैंडफादर वगैरह, वो था बुर्जदारा। जी तो वहाँ पर बुर्जदारा में रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ एपिडेमिक, इसका प्लेग एपिडेमिक में मेरे दादाजी 7 भाई थे, जिसमें से 4 जो हैं वो प्लेग के शिकार बन गए, बाकी 3 बचे। उनमें मेरे दादाजी भी चले गए थे। तो मेरे पिताजी 3 साल के थे और मेरे चाचा जी 6 महीने के थे जी। जब ये हुआ। आप सब तो एक ही जगह रहते थे? हाँ जी, सब वहीं पर थे बुर्जदारा में। उसके बाद में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे मेरी दादी जी का मदद करते रहे, जो 3 भाई ज़िंदा थे, तो वो मदद करते रहे। तो हमारे पिताजी और चाचा जी पलते रहे वहाँ पर। तो जब थोड़ा बड़े हुए तो फिर इन्होंने जो है शहर चेंज कर दिए। वहाँ से मेरे चाचा जी की फैमिली आ गई काले की मंडी, वो भी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। जी। और पिताजी की फैमिली, हम लोग जो है वो खानका डोगरा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में चले गए। तो वहाँ पर रहे हम 1940 से 44 तक। तो हम बुर्जदारा में थे। 40 में हम चेंज हुए। तो मेरा जो एडमिशन है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, जहाँ सिर्फ उर्दू ही था, हिंदी अच्छा। नहीं थी। तो स्टार्टिंग मैंने उर्दू 4th क्लास तक वहाँ उस स्कूल में पढ़ा। लेकिन 4th क्लास अभी चल रही थी, तो काम के सिलसिले में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों ही हाफिज़ाबाद शिफ्ट हो गए। वो हमें मिल गया था जो नमक होता है, पाकिस्तानी जी नमक जी होता है, जी। वो उसकी एजेंसी मिल गई सारी तहसील की। अच्छा। तो उस वजह से फिर पिताजी भी और चाचा जी भी ये हाफिज़ाबाद में हो गया। तो हम सारी फैमिली वहाँ हाफिज़ाबाद में इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा था। तो 45 या 6 में हमें मतलब कुछ आइडिया मिलना शुरू हो गया कि ये तो पाकिस्तान बन जाएगा। तो मेरे वहाँ पर एक रामनाथ जी थे, अर्जी नवीस उनको कहते थे, जो तहसील थी ना वहाँ पर। तो वहाँ पर तहसील में वो बैठ के लोगों की एप्लीकेशंस वगैरह लिखते थे। तो उनको फिर मशहूर था कि रामनाथ अर्जी नवीस, वो आरएसएस के बड़े एक्टिव मेंबर थे। अच्छा। उन्होंने वहाँ पर जब देखा कि भाई ये यहाँ राइट्स वगैरह कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उन्होंने ये आरएसएस वालों ने एक पेंट बनाया जो दरवाज़ों के ऊपर लग जाए और आग नहीं लग सकती। तो उसमें वो हमने अपने दरवाज़ों पर भी, उन्होंने भी पेंट लगा लिया। लेकिन देखा कि भाई ये तो बढ़ रहा है मामला। तो वो और मेरे मामा जी बड़े, मेरे और रामनाथ जी और पिताजी, ये तीनों वहाँ से चले गए ग्वालियर के पास एक भेलसा जगह है। वहाँ पर आरएसएस के को काफ़ी इनके रामनाथ जी के कोई वाकिफ़ थे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप जल्दी आ जाओ सारी फैमिली, ताकि हम यहाँ पर आपका मकान भी देंगे, दुकानें भी देंगे, जो सर्विस करने वाले हैं वहाँ उनकी सर्विस में भी मदद करेंगे, और बच्चों के स्कूलिंग के लिए भी हम अरेंजमेंट करेंगे।
सर इससे तो पहले थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताइए। आपके आस पड़ोस में कौन रहते थे और कम्युनिटीज़ के लोग रहते हों? हाँ जी, वो ऐसा है कि मुझे तो खानका डोगरा का और कालेकी का तो पूरा मतलब याद है। खानका डोगरा में जहाँ हम रहते थे, जी। वो मंडी थी। अच्छा। तो हाँ, चारों तरफ तो मकान थे, सेंटर में एक बहुत बड़ा जगह खाली थी, मैदान था, जहाँ पर अ, उम, ये गेहूँ है, चने हैं या जौ है या अनाज जितनी मंडी भी थी। अनाज मंडी थी, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पर वो इकट्ठे होते थे, मंडी के हुँ, बोली होती थी। तो हम जहाँ रहते थे वो आस पड़ोस में सब हिंदू ही थे हमारे नज़दीक। अच्छा। मुसलमान वहाँ पर नाम खानका डोगरा था, हुँ, हुँ, डोगर थे, हुँ। लेकिन रहते थे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे। किसी एक तरफ में ज़्यादा थे, बाकी ज़्यादातर जो है वो वहाँ पर हिंदू ही थे। वहाँ पर गुरुद्वारा भी था, आर्य समाज भी थी, मंदिर भी था। हुँ, तो हम जाते थे मंदिर में। पिताजी आर्य समाज के फॉलोअर थे, अच्छा, स्टांच फॉलोअर, ओके। और अंत तक उनकी डेथ तक 93 इयर्स के होके गए वो। तो वहाँ अब तब तक वो आर्य समाज में ही जाते रहे। और यहाँ हम जो है, मेरे माताजी जो हैं वो मंदिर को मानते थे ज़्यादा, तो हम जी, दोनों तरफ जाते थे, मंदिर हाँ, में भी और आर्य समाज में भी। आर्य समाज के कई मंत्र मुझे अभी तक याद हैं। अच्छा। हाँ जी। सर तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रहती थी जैसे नहीं, आप बता रहे थे हैं, थे लेकिन कम थे। तो पर आप स्कूल में उर्दू पढ़ाया जाता था? हाँ, स्कूल में वो गवर्नमेंट स्कूल था, उस वक़्त ऐसा है कि जो अंग्रेज़ जो हैं, इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी, वो प्रमोट करती थी मोहम्मडन्स को। अच्छा, तो इसलिए वो स्कूल में हिंदी आई ही नहीं। हुँ, फर्स्ट से लेके 4th मिड तक मैं उर्दू ही पढ़ी है मैंने। तो वहाँ के टीचर्स सर? हाँ, टीचर जो फर्स्ट में मोहम्मडन था, सेकंड और थर्ड में हिंदू टीचर अच्छा, थे, फोर्थ में जो इंचार्ज था वो हुँ, शेख जलालुद्दीन, मुझे नाम अभी तक याद है, उसकी फेस भी याद है। उसके पास एक हुँ, वो रूल होता था, तो हुँ, वो उसको बेल्ट, उसको हाँ, उसको कहता था मौला बख्श। जो भी बच्चा गलत काम करेगा, हाथ आगे करो, ऐसा मारता था कि भाई याद आ जाता था किसी को कि भाई, तो शेख जलालुद्दीन। तो वो हुँ, मैं मतलब फर्स्ट से लेके फोर्थ तक मैं मॉनिटर था। अच्छा। हाँ जी। तो सर फिर तो फर्स्ट भी आते होंगे क्लास में? हाँ, फर्स्ट ही मैं हमेशा ही फर्स्ट आता था। तो उस वहाँ से फिर हमने शहर चेंज किया, मैंने बताया वो नमक का जी, तहसील वो का सारा डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो हम हाफिज़ाबाद शिफ्ट हो गए फिर। हाफिज़ाबाद भी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में। तो वहाँ आर्या स्कूल का, आर्या हाई स्कूल था, उसकी ब्रांच थी आर्या स्कूल प्राइमरी। तो हुँ, 4th में मैं फिर वहाँ दाखिल हो, वहाँ हिंदी पढ़ाई गई थी। तो वहाँ से आपने हिंदी दोबारा से हाँ, अक्षरमाला से फिर शुरू करी हाँ सर? जी, वहाँ हुँ, से फिर आगे, फिर हुँ, 5वीं में चले गए हाई स्कूल में। जी, फिर हिंदी भी चलती रही, इंग्लिश भी चलती रही, हुँ, और उर्दू जो है वो ऑप्शनल हो गई फिर वहाँ पर। हुँ, हिंदी संस्कृत भी थी और उर्दू फ़ारसी भी थी, और बाकी सब्जेक्ट तो थे। हुँ, तो 10th तक मैंने ना 8th में ही था जब ये फिर पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया। तो हम, लेकिन क्या हुआ कि पिताजी और वो मामा जी और वो जो रामनाथ जी थे, वो वापस आए कि हमें लेने के लिए। अच्छा, ये चांस की बात है, पता नहीं, मेरे बड़ी मामी जो हैं उनको कोई गायनी प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से फिर हम वहाँ जहाँ ये रहते थे, कोट नक्का जगह थी, वहाँ रहते थे, लेकिन हाफिज़ाबाद में ही सिविल हॉस्पिटल था, तो वो वहाँ पर दाखिल हो गए। हुँ, तो जो वहाँ कोटनक्का था, वो एक जो नंबरदार था वो खिज़र याद, चौधरी खिज़र याद था। तो वो मेरे बड़े मामा जी का फ्रेंड था। जी, तो उसने अपने, उस वक़्त थोड़ा-थोड़ा छुरेबाज़ी क शुरू हो चुकी थी। तो उसने अपने आदमी साथ दिए, दाखिल कराया इधर। और जब वो ठीक हुए, तब तक इतनी ज़्यादा हो चुका था मार काट, कि फिर हम नहीं आ सके इधर।
सर तब तो आप 12-13 साल के रहे होंगे। जी 13, मैं 8वीं में था और 13 साल का 13 था। साल का जी। था। सर तो कैसे आपको महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है? नहीं, कैसे वो लगा तो ऐसा? सुनते थे कभी छुरेबाजी चल रही है, जो हिंदू बाहर निकलता है उसको छुरा मार देते हैं, तो इसलिए फिर हमें नज़र आता था आग लगी हुई है। अच्छा। लेकिन हमें ये फ़ायदा था उस वक़्त, हम कुदरती हम ननिहाल में थे, कोट नक्का में। अच्छा। हाँ, मेरे ननिहाल वहाँ से ना दोहरा अज़मत से ना, हाँ, वहाँ से ये कोट नक्का आ गए थे। अच्छा। वो ज़मीनें थी उनकी, तो वो जी, जिस जी। जहाँ-जहाँ ज़मीनें होती थी, इनकी और खिज़रियात की कंबाइंड होती थी ज़मीनें। तो वो फिर कोट नक्का में चले गए, और हम उन दिनों में छुट्टियों में कुदरती कोट नक्का में ही थे, बच्चे जो थे। पिताजी माताजी यहीं हफ्साबाद में थे। फिर इनको वो लेके वो खिज़रियात के आदमी आए, उन्होंने अपने, मेरी चाचा जी की फ़ैमिली, पिताजी की फ़ैमिली, हम सबको वहाँ कोट नक्का में ले गए इकट्ठे। सर इस पूरे दौर में आपने अनुभव किया कोई डर और दहशत का? नहीं, वो तो दहशत तो होती थी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। वो तो होती थी, लेकिन हमें वो प्रोटेक्शन थी ये, कि भी हमें वो डर नहीं था वहाँ पर कोट नक्का में, क्योंकि वो खिज़रियात के आदमी हमारे उस मकान के जिसमें मामा जी रहते थे, जी, जी। वो उनके आदमी बा खड़े रहते थे वहाँ पर। अपने लेकिन परिवार के बारे में बताइए सर, अपनी बहन, भाई वगैरह? हाँ, मतलब जैसे पिताजी माताजी जी, और मेरे बड़े भाई साहब और जी। मैं और मेरी सिस्टर, सिस्टर सबसे बड़ी थी हमारी। उसके बाद बड़े भाई साहब, फिर मैं, और फिर हुँ। छोटा ब्रदर। हम फैमिली थे। आप सभी एक ही जगह थे उस समय पे? हाँ, उस समय हम पिताजी माताजी तो यहीं थे, जी, हाफिज़ाबाद में, जी, लेकिन हम बच्चे जो थे वो हम कोट नक्का में थे, छुट्टियों में वहाँ गए हुए थे। जी। तो फिर ये भी वहीं उनको ले आए वहाँ पर। तो वहाँ पर अ, जब देखा कि भी ये तो हाँ, चारों तरफ ज़्यादा ही मामला बन रहा है, तो उम, दिन के टाइम में तो मकान के चारों तरफ वो उनके आदमी रहते थे, खिज़रियात के। हुँ, और रात को हम, ऐसा होता था कि हमारे जो मकान था ना, उसकी बैक साइड से एक पगडंडी जाती थी उनके घर में, जहाँ वो खिज़रियात की वो हवेली थी। अच्छा। और पगडंडी के साथ में जौहर था, छप्पड़ कह लो, जौहर कह लो, तालाब कह लो, परमानेंट पानी वहाँ रहता था। तो उसके वहाँ रात को हम सारी फैमिली उनके घर में सोते थे। जी। तो वो हमें सुबह उठते ही वो हमें हमारे घर में छोड़ जाते थे, और दिन में उनकी जो थी, उनके आदमी जो थे, वो हमारी मतलब सर तो जब तक ये हिफाज़त माहौल करते। बना तब तक तो आप सबका स्कूल वगैरह जाना बंद हो गया हाँ होगा? जी, हाँ जी, स्कूल बंद हो गया सर उन दिनों 8th में। आपकी सिस्टर जाती थी स्कूल? सिस्टर जो थी वो 5वीं तक उन्होंने पढ़ा, अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि मेरे माताजी हैं वो अक्सर बीमार रहने लग गए। जी, जी। तो उनकी वो फिर हमें, हमारी देखभाल के लिए सिस्टर ने 5वीं क्लास पढ़ के छोड़ दी। अच्छा। फिर वो हमें पालते थे, माताजी अक्सर बीमार रहते थे। हुँ, तो उसके बाद में फिर अ, 8वीं में था मैं जब, जी। उस वक़्त फिर तो हम जा ही नहीं सके, जब सारी मारकाट शुरू हो गई, तो हम फिर वो यहीं के यहीं रह गए। तो सिस्टर जो थे उन्होंने सिर्फ़ 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद में फिर वो हमारी देखभाल करते थे। जी। तो माताजी बीमार रहते थे, फिर जैसे-जैसे टाइम बीता, सिस्टर की शादी हो गई वहीं पर, और मेरी कज़न सिस्टर, क्योंकि हम चाचा जी की फैमिली हम इकट्ठे ही रहते थे, जी। तो उनकी बेटी भी थी, वो सिस्टर, कज़न सिस्टर हमारी। हुँ, तो इन दोनों की शादी वहीं हो गई थी हफ्साबाद में। हुँ। तो वो अपने ससुराल चली गई थी, दोनों सिस्टर जो थी। तो उसके बाद फिर हम ही थे। तो फिर कोट नक्का में जो है हम जाते थे, तो एक टांगे वाला था लाल सिंह, वो अच्छा। कोट नक्का में। तो हुँ, उनको मामा जी जिस दिन जाना होता था, हम लेटर डाल देते थे कि हम आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां हम वही बताया करते थे। जी, जी। 2 महीने की छुट्टी होती थी, 1 महीना हम होमवर्क करते थे,
और 1 महीना हम वहीं रहते थे। तो उन्होंने वो जब हम जाना होता था तो लेटर लिख देते थे भी फलाने दिन आ रहे हैं, तो वो लाल सिंह टांगे वाला था, क्योंकि वहाँ सड़क भी नहीं थी, टांगे का ही अच्छा, पगडंडी बनी हाँ। जी, जिससे वो लेके जाता था। हम्म, तो वो आ जाता था। उस वक़्त हम हफ्साबाद से सुखे की ट्रेन से जाते थे, तो सुखे की उतर के हम उस टांगे में कोट नक्का जाया करते थे, हम्म, क्योंकि जो ना तो वहाँ सड़क थी, ना ही रेल का कोई लिंक था कोट नक्का में। अच्छा, तो कोट नक्का में जब ऐसे ही चल रहा था कि भाई ज़्यादा राइट्स ज़्यादा होने शुरू हो गए, तो वहाँ पर खिजर जो चौधरी थे वो तो दोहटा में रहते थे। उनका ब्रदर इन लॉ वाइफ साइड से वो अनवर हुसैन, वो देखता था, वहाँ नंबरदारी करता था कोट नक्का में, और दूसरे जो जहाँ जहाँ उनके मतलब थे, क्योंकि वहाँ पर एक ठट्टा बिलोलपुर था, वहाँ भी रहे वो, हम भी वहाँ रहे कुछ जी, अर्सा जी, छुट्टियों में, हम्म, ठट्टा बिलोलपुर में भी वो। तो इस तरह उन कई गाँव में शिफ्ट करते रहते थे। हम्म, तो वहाँ पर उनके क्या हुआ कि अनवर हुसैन ने देखा कि जो इधर उधर के जो गांव के मुसलमान हैं ना, वो कोट नक्का को लूटना चाहते हैं और हिंदुओं को मारना चाहते हैं। तो अच्छा, उसने मामा जी को बुलाया। मामा हम्म, जी हम्म, वो खिजरियात के दोस्त थे, उनके भी दोस्त थे। जी, तो उनको बुलाया कि भाई देखो, आपको तो हम कोई नहीं हाथ लगाने देंगे, आपकी फैमिलियों को, लेकिन बाकी कोट नक्का जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, लूट भी लिया जाएगा और हिंदू सारे मार दिए जाएंगे। तो मामा जी ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है, हम्म, तो कैसे बचाएं? उन्होंने कहा जी खिजर याद आ जाएं तो वही बच सकता है, अच्छा, नहीं तो नहीं। ये रात का टाइम, उन्होंने कहा भी वहाँ एक शाह चरणदास थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, उनको उपाधि भी मिली हुई थी, उनके पास कार थी। इन्होंने वहाँ से कार और उनका ड्राइवर लिया, हम्म, मामा जी बैठे, अनवर हुसैन और दो उन साथ में जी, उनके आदमी जो हथियार लेके बैठे, और ये रात के टाइम में दोहटा अजमत की तरफ चल पड़े। वो एक तरफ नहर थी, तो उसके ऊपर सड़क थी। अब चलते चलते एकदम लाइट ख़राब हो गई अच्छा, उसकी कार की। जी, अब उन्होंने कहा कि अगर अंधेरे में जाएंगे तो हम तो उसमें गिर जाएंगे नहर में, हम्म, तो क्या करें? फिर मामा जी ने कहा मैं राम राम पढ़ता हूँ, आप अल्लाह अल्लाह पढ़ो, अगर बचना है तो ये हो जाएगा ठीक। तो वो करते रहे, 5 7 10 मिनट में लाइट ठीक हो गई, और फिर वो पहुंच गए दोहट्टा अजमत, वहाँ लिया। उसने कहा किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे कोट नक्का को लूट ले। वो हम्म, उसी वक्त वहाँ बैठे, फ़ौरन वो वहाँ यहाँ वापस कोट नक्का आए, और जहाँ डेरा था ना, जहाँ पर ये नंबरदारी बैठते थे, जी, जी, लोग भी जी, जी, बैठते थे, वो जगह होती है, जी, आपने बिल्कुल, सुना देखा होगा। हम्म, तो वहाँ एक स्टेज भी होती है, तो उस स्टेज के ऊपर वो खड़ा हो गया आके, और इतने में वो बिल्कुल खा पी के और छवियाँ और बलमें और तलवारें लेके तैयार थे निकलने अच्छा, के लिए। तो हम्म, उसने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, सारे से चुप कर गए, खिजरियात का बड़ा रोब था। तो उसने कहा भी देखो तुम क्या करने आए हो? कहने लगे भी हम कोट नक्का को लूटने आए हैं और मारने आए हैं हिंदुओं को। हम्म, पाकिस्तान बन बन गया या बनने वाला है। तो उसने कहा देखो, कोट नक्का किसका है? उन्होंने कहा जी आपका है। तो उसने कहा भी लूटना है तो मैं लूटूंगा, मेरा कोट नक्का है ना, तुम हम्म, कौन होते हो बाहर से आके लूटने वाले या मारने वाले? हम्म, सब चले जाओ इसी वक्त, अगर नहीं तो फिर मेरे आदमी तुम्हें मार मार के भगाएंगे, और हो सकता है कई मर भी जाएं यहाँ पर, अच्छा, इसलिए चले जाओ। हम्म, और वो सारे चले गए और उसने कोट नक्का को बचा लिया। सर जब तक ये हालात बन रहे थे तब तक तो आपके घर और व्यापार पे बहुत इसका असर हो गया अब होगा। कुछ भी था ही नहीं, कुछ भी। हम जब हफ्साबाद से निकले थे, तो हम्म, यही सोच के कि भाई कोई नहीं, कुछ अरसे की बात है, वापस आ जाएंगे, लेकिन हम्म, कुछ सामान नहीं, कुछ बड़ा मामूली सा, मतलब थोड़े बहुत कपड़े हाथ में जो आए
वो लेके हम से सारे कोट नक्का में ही थे, और इतने में सब इधर उधर आगे आग भी लगने, अब हमें पता लग गया कि वहाँ पर हफ्साबाद में सब ख़त्म हो रहा है, मार भी रहे हैं और आग भी लगा रहे हैं। तो हमें वो कहने लगे कि भी ऐसा है, अब तुम हिंदुस्तान चले जाओ, यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हमें रोकना, हमें भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने हमें वहाँ से कोई 10-15 मील पर एक पिंडी भटियाँ जगह थी, वो भी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाले में ही थी। अच्छा। तो वो हमें वहाँ छोड़ने के लिए आए। उन्होंने कहा यहाँ से ट्रक आएंगे और वो ले जाएंगे आपको हिंदुस्तान। अच्छा। तो वहाँ लेकिन पता लगा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा। चिन्योट जगह है, वहाँ पर कैंप है, वो वहाँ से भी 15-20 किलोमीटर पर थी। तो फिर हम लोग जो है ट्रकों में पैसे पुसे दिए जितने किसी के पास थे, तो हम पहुँचे चिन्योट। अब चिन्योट में हमें पता लगा कि यहाँ कैंप नहीं है। आरएसएस के आदमी थे, उन्होंने बताया भैया यहाँ कोई कैंप नहीं है, हम यहाँ आपको बचा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ कैंप नहीं है, ना ही कोई मिलिट्री है बचाने के लिए। आप लायलपुर चले जाओ, वहाँ पर कैंप भी है और मिलिट्री प्रोटेक्शन भी है। तो वहाँ से जब हम पिंडी भटिया से चिन्योट जा रहे थे, तो रास्ते में ट्रक चल रहे थे, तो एक मुसलमान थे जिन्होंने ना गोली चला दी ट्रकों पर। अच्छा। तो उसमें से एक हमारे रिलेटिव को टांग में गोली भी लगी, लेकिन वो ट्रक वाला रुका नहीं, वो फटाफट वो ले गया लायलपुर कैंप, अपना चिन्योट ले गया। चिन्योट से फिर हमने लायलपुर जाना था, फिर वहाँ से 3 ट्रक किया, सारी रिलेटिव्स और सामान जो था। तो जब रास्ते में आगे वाला ट्रक वाला जो ड्राइवर है, उसने ट्रक रोक दिया। पीछे वाले ने पूछा भाई तुमने ट्रक क्यों रोका है? कहने लगा भाई मैं अब बुलाऊंगा मुसलमानों को, ये गांव वाले जो साथ में हैं वो इनको मारेंगे और हम इनके सामान लूट लेंगे। उनके बेवकूफ़ है, इतने आदमियों को मरवाएगा और कहाँ देगा इस पाप का बदला? तुम्हें पैसा चाहिए ना, इनसे मांग लो, थोड़े पैसे और ले लो और इनको सेफली वहाँ पहुँचा दो, ये पाप वाला ये गलत काम मत करो। मान गया वो, फिर हमें वो सबको लायलपुर कैंप में छोड़ गए। सर तब तक बंटवारा हो चुका था? ये अगस्त के नहीं, हो गया, 1947 के बाद की मेरा बात ख्याल है? हो गया था, क्योंकि अच्छा। हम जो आए थे तो उस वक़्त अक्टूबर नवंबर हो गया था, तो बंटवारा हो चुका था। सर तो इस पूरे 2-2.5 महीने, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया गया, सर ये पूरे 2-2.5 महीने फिर आपके कैसे निकले? नहीं, हम जो पहले ये अक्टूबर नवंबर में वहीं रहे, हम कोट नक्का में ही थे। अच्छा। ये टाइम हमारा, अब मुझे एग्जैक्ट महीना तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त हम वहीं थे, कोट नक्का में ही थे। तो जो कोट नक्का में हम पहले पिंडी भटिया आए, टाइम लगा, फिर पिंडी भटिया से हम चिन्योट आए, वो टाइम लगा, फिर हम लायलपुर में आए, फिर वहाँ भी रहे। तो ये टाइम बीतता गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मदद नहीं मिलती थी? नहीं, वो भी बताता हूँ, लायलपुर में मिली थी हमें। अच्छा। हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि लायलपुर में जो आर्या हाई कॉलेज था, वहाँ कैंप था। वहाँ पर मिलिट्री जो थी वो भारत की थी, और इधर उधर जो है वो मिलिट्री, हिंदुस्तान में जो कैंप थे वो मोहम्मदन यानी पाकिस्तान की मिलिट्री थी। और इसलिए वहाँ पर आरएसएस का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। अच्छा। हाँ, उन्होंने हम जितना भी मतलब ये खाने पीने का सामान इधर उधर गांव से वो ले आते थे, और पानी का और फिर रात को ड्यूटियाँ देते थे चारों तरफ फैल के, तुम इस साइड में रहो, तुम इस साइड में रहो, तो ऐसे वो ड्यूटी देते थे हमें बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि कोई ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ दोनों गवर्नमेंट्स का कि भाई हिंदुस्तान में जो कैंप्स हैं वो हिंदुस्तान की मिलिट्री संभालेगी, पाकिस्तान में जो कैंप है वो पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। अब वो मिलिट्री पाकिस्तान की, तो आप समझते ही हैं कि पाकिस्तान शुरू से ही इनके मुसलमानों का जो है वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ ही है इनका, चाहे कितना भी
कोई प्यार ना हो। अब ये तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। जब हमें खिजर आजाद की फैमिली Exactly, बचाती हाँ। रही तो वो भी तो है ना। लेकिन एक्चुअली ये लोग, उस मिलिट्री वाले ने क्या किया, चारों तरफ जो 5-7 गांव थे ना, उनसे मतलब कर लिया कि भाई तुम फलां रात को आके और हमला कर दो। अच्छा अच्छा। तो उस दिन, जिस दिन हमला होना था रात को, उस दिन दिन के टाइम में लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक समुद्री जगह है, वहाँ से फैमिलीज़ आई थी। एक प्लॉट खाली था काफ़ी बड़ा, तो वहाँ वो सारे रुके और अच्छा। बाई चांस हमला उसी तरफ से हुआ और सब उन्होंने सब मार दिए, समुद्री वाले सब ख़त्म कर दिए, कोई बचा होगा। और हम भी भागे। जब मैं, मेरा एल्डर ब्रदर और माता जी, हम भागे कमरों की तरफ। अब कमरे पहले ही भरे हुए, क्योंकि जी। हम लोग तो मैदान में बिल्कुल। टेंट लगा के बैठे हुए थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने, हालांकि हमें पता था सबको कि भी जब बाहर मार रहे हैं तो कमरे को वहाँ छोड़ेंगे, तो फिर भी हमें उन्होंने तीनों को अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पिताजी जो है, ये छोटा था ब्रदर, इसको लेके पता नहीं कहाँ झाड़ी में छुपे रहे। हम 42 मेंबर्स थे रिश्तेदारी के उस अच्छा। वक्त कैंप में। तो कोई पता नहीं कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, कुछ पता नहीं किसी को। और उसमें जब हमला चल रहा था और वो मारकाट चल रही थी, तो जो डिप्टी कमिश्नर था लायलपुर का, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि कैंप में मुसलमानों ने हमला किया हुआ है और मिलिट्री वाले जो हैं वो कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा उनको उकसा रहे हैं। तो वो फटाफट अपनी फोर्स लेके, इसकी पुलिस की फोर्स लेके, और वो पहुंच गया यहाँ। फिर उसने कोई गोले ऊपर को छोड़े, गैस के उसके लाइट के। अच्छा। और ये मशहूर कर दिया कि हिंदुस्तान की मिलिट्री आ गई, हिंदुस्तान की मिलिट्री आ गई। वो भाग गए फिर सारे जो हमला करने वाले थे मोहम्मदन, तो वो भाग गए। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई ये तो बड़े मुश्किल हो जाएगी, वहाँ तो बड़े कत्ल हुए पड़े, जितने थे मरे हुए ज़ख्मी सबको ट्रकों में लादा, ताकि जो सुबह उठ के देखेंगे लोग तो यहाँ ऐसे नज़र ना आए उनको कि कोई मरा हुए नज़र ना आए। सबको लादा और कहीं ले जा के पेट्रोल और वो मिट्टी का तेल डाल के उनको जला दिया। जो ज़ख्मी थे वो भी गए और जो मरे हुए थे वो भी गए, और सफाई कर दी उस प्लाट की। सर, ये आपका आंखों देखा बात है? हम वहीं थे, उसी कैंप में ही थे। सर, एक 14-15 साल का बच्चा क्या समझ पाया ये सब देख के? नहीं, ऐसा है कि 8th क्लास, और मुझे तो पूरा संभाला है ना उस वक्त का। आज जब उस बात को आप देखते हैं, आप हैरान होंगे कि कई साल तक मुझे पाकिस्तान के ही सपने आते रहे। हम फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ऐसे सपने आया करते थे कई साल तक। क्योंकि दहशत इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि कई बार मतलब मौत के मुंह में जाते जाते बच गए थे। सर, और वहाँ पे आपके जितने रिलेटिव्स रह रहे थे सब इधर आ पाए? हाँ, वो मैं बताता हूँ आगे कि वो 42 थे। चाचा जी जो थे वो वैसे काले की मंडी थे, लेकिन बाद में जब मैंने बताया कि वो फिर, तो काले की मंडी जो थी उसमें 4 गेट थे चारों तरफ जी, और बाकी बंद, चारों तरफ मकान, और सिर्फ एंट्री 4 गेट थे। तो उसमें क्या होता था कि जब मुसलमान अब लूटने के लिए जब दूर दूर से आते थे तो उनके पास बंदूकें वगैरह थीं, तो वो गोली चला देते थे। अब वो समझते थे कि वहाँ पर जो शाह ईशरदास था, जो मालिक था बहुत सारी ज़मीनों का भी और काले की मंडी के भी, उसके काफ़ी मकान वगैरह थे, जायदाद थी उसकी। तो उसका बेटा कर्नल था यहाँ पर मिलिट्री में। तो वो लोगों ने मशहूर कर दिया कि वो कर्नल जो है वो आ गया है हवाई जहाज़ के थ्रू। उनको क्या पता कि यहाँ हवाई जहाज़ जब तक एयरपोर्ट नहीं होगा नहीं उतर नहीं सकता। तो वो यही मशहूर हो गया कि वो आया हुआ है, और वो
बंदूकें चलाता है और किसी ना किसी को लग जाती है, मर जाता है। तो इसलिए वो काफ़ी बचे रहे। लेकिन एक मोहम्मदन नाई था वहाँ पर, सिर्फ बाकी सारे हिंदू थे। अच्छा। सिर्फ एक वो मोहम्मदन था जो नाई था, उसने बेईमानी करी। उसने एक मकान में से ना इतना सा वो बना दिया, रास्ता बना दिया मोहम्मदन्स को अंदर घुसाने के लिए। जब उन्होंने देखा कि वे अंदर आ रहे, तो वो लेडीज़ ने, बहुत सारी लेडीज़ ने तो जहर खा लिया और कुएं में छलांगें भी लगा दी। सर ऐसा नहीं लगता कि इतने सालों का भरोसा एकदम टूट गया? हाँ, बड़ी हैरानी की बात होती थी, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए वहाँ पर। हम्म। और हाफिज़ाबाद में मेरे 3 दोस्त थे, तीनों मोहम्मदन थे। एक तो मेरे साथ ना पाकिस्तान नहीं, ये खानका डोगरा की बात है। जी। तो वो मकसूद अहमद था, एक अनवर हुसैन था और एक रहमत अली था। तीनों, लेकिन उस वक़्त तो ये है ना, छोटे थे और फिर हम शिफ्ट भी कर गए, हाफिज़ाबाद चले गए, तो इसलिए वो तो छूट गए मतलब वहाँ पर। तो ये तो मैंने बताया आपको कि उस वक़्त तो बहुत कम मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं को बचाया होगा और बचा के भेजा होगा। नहीं तो ज़्यादातर वही मुसलमान जो दोस्त थे, उन्होंने ही मारा भी और लूटा भी और मकानों पर कब्ज़ा भी किया। कई जगह पर ऐसा हुआ। सर आपको तो ऐसा लगता है कि ये जो जहर भरा गया मन में, ये कोई राजनीतिक सारा था? हाँ, देखो मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जिसने एक्चुअली नींव रखवाई पाकिस्तान की, डिमांड किया। हाँ, उसने जहर भरा था। उसने मुस्लिम लीग बनाई हुई थी, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, जी। तो उसने जहर भरा हुआ था कि भाई ये हिंदू जो है इनको मारो काटो, और ये हमारा वो शरीयत कहती है, हमारा इस्लाम कहता है। तो इसलिए वो जहर भरा हुआ था, वो मारते थे वो। सर तो दोस्ती, परिवारों में प्यार सब पीछे रह गया। ख़त्म हो गया, वो तो कुछ भी ना रहा ना। हालांकि इसके बावजूद लोग, बहुत सारे हम लोग भी समझते थे कि कोई नहीं, 2-4 साल की बात है, उसके बाद अमन व अमान हो जाएगा, हम फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए तो हम कुछ लेकर ना गए, भरे भरे मकान। आपको पता ही है, हिंदू जो होते हैं जितने भी, इनके पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ये। तो हमारे यहाँ से बहुत मकान भरे भराए हम छोड़ के और आ गए फिर। और लैलपुर में जब हम आए, तो लैलपुर में आपको बताया मैंने कि हमला भी हुआ। तो वहाँ पर एक फैमिली थी जो मेरे पिताजी के वाकिफ़ थे। उनके इधर मिलिट्री में कोई ऑफिसर थे, उन्होंने ना कोई लेटर लिखा या टेलीग्राम दिया या किसी तरह उनको मैसेज मिल गया कि वो लैलपुर में हैं और उनको लाना है। उन्होंने 3 ट्रक भेज दिए विद मिलिट्री मैन कि जाओ हमारे रिश्तेदारों के लिए ले आओ। अब पिताजी के वो वाकिफ़ थे, पिताजी ने कहा कि भी हमें ले चलो। तो कहने लगे भी हमारे जो, उन्होंने 3 ही ट्रक भेजे हैं और हम जितनी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे पास 3 के ही हैं, सामान भी होंगे और हम भी होंगे। तो उन्होंने कहा कि भी फिर मेरा एक बेटा ले जाओ। अच्छा। अगर हम नहीं यहाँ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे मतलब नाम लेवा कोई तो होगा वहाँ पर। तो मुझे उन्होंने भेज दिया उनके साथ। अच्छा। हम अमृतसर आ गए। अमृतसर में एक मिल थी, तो मिल के मालिक ने, वहाँ पर मिलें तो हैं ही बहुत कपड़े वगैरह, तो एक बहुत बड़ा हॉल था। उसने वो रिफ्यूजीज़ के लिए, उस वक्त तो हम रिफ्यूजीज़ कहलाते थे, रिफ्यूजीज़ के लिए वो खाली कर दिया था। तो वो फैमिली वहीं खड़ी आकर रुकी और उनके साथ साथ मैं भी। तो मुझे उन्होंने मतलब फिर मेरे खाना पीना सब वो उनके पास ही था। और मैं डेली निकलता था, जहाँ ट्रक आते थे लेके पाकिस्तान से हिंदुओं को, तो डेली वहाँ जाना, सारा दिन वहाँ बैठना, ट्रक आने देखना भी कोई हमारा कोई नहीं है इसमें। तो फिर मैं आके शाम को, रात को उस बैरक में आ जाता था। तो मैं डेली वहाँ देखने आता था, शाम को चला जाता था। तो मुझे याद नहीं कि 15 दिन लगे या 15 दिन गुजरे, 1 महीना गुजरा, तो ये सब आ गए अमृतसर। तो मैं वहीं खड़ा था जहाँ पर ये ट्रक आते थे, तो मैं इनको साथ में
ले गया वहीं पर। उसके बाद में हमें पता लगा कि भाई अम्बाला में रजिस्ट्रेशन हो रही है, जितने भी रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं तो अम्बाले जाना चाहिए। तो हम जो है वो गाड़ी में बैठे और अम्बाला चले गए। अम्बाला में फिर हमने वो वहाँ ऑफिस था रजिस्ट्रेशन का, तो हमने रजिस्ट्रेशन कराया, मेंबर्स के जितने भी थे वो लिख के और वो हमारे कार्ड बन गए रजिस्ट्रेशन के। तो हमें वहाँ से पता लगा कि जितने भी ये हाफिज़ाबाद का जो जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं वो सारे उनको पानीपत में बसा रहे हैं, जगह दे रहे हैं। अच्छा। तो फिर हम अम्बाला से वहाँ पानीपत आ गए। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का एक सपना है, जिसे डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह ने मिलकर साकार किया है। मैं आभारी हूँ कि हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार और मैं एज जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिन शर्मा इस कार्य को आगे ले जा रहे हैं और उनके निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं जो दिल्ली में आकर बसे। जब भी 1947 में या उसके बाद जब भी दिल्ली के दरवाजे पर दहशत ने, विभाजन ने दस्तक दी और इन लोगों ने आके अपने आप को समेटा, संजोया, आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी है कि ऐसे ही एक व्यक्तित्व के धनी हम ओम प्रकाश दावर जी से मिलने आए हैं। और मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि यहाँ पर मेरे साथ मेरे एक सहयोगी हंसराज कॉलेज से डॉक्टर पीयूष चौधरी भी मेरे साथ हैं, जो हम दोनों मिलकर इस काम को आगे सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा हर्ष की बात यह है कि आज जब हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, डॉक्टर दावर से बात कर रहे हैं, तो उनके ब्रदर, उनसे उम्र में थोड़े से छोटे हैं, श्री किशन लाल दावर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। कहते हैं कि विभाजन के समय में शायद उनकी आयु 3 या 4 साल रही होगी, बहुत कुछ याद नहीं है। 6 साल के आसपास है। बट ये जो कुछ डॉक्टर साहब ने हमसे बातचीत करेंगे, शायद हम सार्थक मानेंगे इन दोनों की बातचीत हम तक पहुंच गई है। तो हम यहाँ से अब अपनी बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पीयूष चौधरी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ से जुड़ा हूँ। आज हम डॉक्टर ओम प्रकाश डावर जी का इंटरव्यू लेने आए हैं, जो कि एक पार्टीशन सर्वाइवर हैं। डॉक्टर डावर, पाकिस्तानी मिलिट्री का क्या रोल रहा? क्या उस समय पे पाकिस्तान मिलिट्री ने भी कोई कदम उठाया, या पाकिस्तान मिलिट्री का ओवरऑल क्या रोल रहा हमारी? पाकिस्तान मिलिट्री का सिर्फ मैं अपने कलायलपुर कैंप की ही बात बता सकता हूँ जी। वो मिलिट्री वाले जो थे वो चाहते थे कि भी ये हिंदू बच के नहीं जाएं, इसलिए उन्होंने जितने भी आस पड़ोस में विलेजेस थे वहाँ से मुसलमानों को इकट्ठा किया। अब हमें तो पता नहीं लग सकता था, ना ही आरएसएस के जितने भी हमारे वॉलंटियर्स थे जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे या हमें खाने पाने का सामान ला के दे रहे थे, वो हमें गाइड कर रहे थे, हमारे लिए प्रोटेक्शन कर रहे थे, वो उनको नहीं पता लगा। तो उन्होंने क्या किया, वो हम तो सुनते थे बलोच मिलिट्री है, लाल टोपी पहने होते थे, और उन्होंने आस पड़ोस के जितने भी गांव थे ना उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि इस डेट में इस कैंप पर हमला करो और इनको सबको ख़त्म कर दो और लूट लो इनको। तो वो उस वजह से उन्होंने एक्चुअली एक साइड से हमला कर दिया, जिस तरफ मैंने बताया कि समुद्री के वो लोग आए थे और वो सारे बेचारे ख़त्म हो गए वहाँ। और बाकी और जगह तो मुझे नहीं पता कि भाई क्या क्या होता रहा, लेकिन हमें पता, हमें सुनते थे कि और जगह जहाँ जहाँ भी कैंप हैं वहाँ मिलिट्री जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी उन्होंने बहुत मतलब उत्पात मचाया, लोगों को बहुत मारा, वहाँ काफ़ी मतलब नुकसान किया उन्होंने। तो जब मैं रोज़ वहाँ वेट करता था ट्रकों के आने की, वहाँ पर एक बांसुरी बजाता था जो, और लोग भी थे या बच्चे थे या कोई भी थे, तो वो उनको एंटरटेन करने के लिए, और एक वहाँ पर गायक लड़का था, बड़ी अच्छी उसकी आवाज़ थी, तो वो गाने गाता था टाइम पास करने के लिए, लोगों का जो वेट कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों की वहाँ। तो 15 दिन गुजरे या महीना गुजरा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो उस वक़्त वो ये आ गए सारे, क्योंकि
जब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने देखा कि वो उधर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो लोगों को तंग कर रही है, लोगों को मरवा रही है, तो उन्होंने फिर भेज दिए, अपनी मिलिट्री भेज दी। तो ताकि पाकिस्तान वो की मिलिट्री भी बाबूजी इन्वॉल्व थी? नहीं, मिलिट्री इन्वॉल्व की मिलिट्री सिर्फ प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी। उनकी मिलिट्री तो उनकी हाँ, उनकी मिलिट्री तो तंग करती थी, बुलाती थी मुसलमानों को कि लूटो इनको, मारो इनको। लेकिन हिंदुस्तान की मिलिट्री, जैसे कि हम सुनते थे, कि वो ऐसा काम नहीं करती है। गाड़ियाँ भर भर के वहाँ से आती थी, सब कत्ल हुए पड़े, कोई लाशों के नीचे बच जाए तो बच गया हो, तो आया हो। तो यहाँ पर क्या होता था, जब रिटेलिएट करने के लिए इन्होंने भी क्या किया कि भाई मुसलमानों की गाड़ियाँ जो जाती थी पाकिस्तान की तरफ जा रही होती थी, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। और गांधी जी को पता लगा तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया कि ये गलत है, वो मारते हैं तो वो उनको हम बचाएंगे या जो भी होगा, लेकिन तुम इधर से क्यों मारते हो। तो वो फिर यहाँ फिर मतलब नहीं, मतलब इतना। हालांकि सरदार पटेल ने ये बात हमने सुनी थी कि सरदार पटेल ने ये कहा था कि भाई कायदे आज़म जिन्ना ने मुसलमानों के लिए और वो इस्लामिक स्टेट ही बनाएंगे वहाँ पर, मोहम्मदन स्टेट, तो उन सब मुसलमान वहाँ भेज दो। मुसलमानों के लिए लिया है तो यहाँ मुसलमान का क्या काम है, सारे वहाँ भेज दो। और जितने भी हिंदू वहाँ से आएंगे हमें उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ इतने मुसलमान हैं कि हिंदुओं को ना तो मकान की कमी रहेगी, ना दुकानों की कमी रहेगी, ना पढ़ाई की, कॉलेज की और नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी वो कहने लगे नहीं, हम तो सेकुलर स्टेट बनाएंगे, जो खुशी से जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो खुशी से नहीं जाना चाहते वो यहाँ रहें। और ये तो आपने भी सुना होगा कि कलकत्ता में बंगाल में खासकर मोहम्मडन्स ने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया और औरतों की ब्रेस्ट काट काट के और तारों में टांग के और बाज़ारों में लगाई। ये मोहम्मडन्स ने वहाँ बंगाल में किया था। नोआखली जगह है, वहाँ पर ये पर्टिकुलरली ये बड़ा मशहूर है कि भाई वहाँ पर उन्होंने ये काम किया। फिर ये आ गए तो मैंने बताया कि अम्बाला से हम पानीपत आ गए। पानीपत में आर्या स्कूल था, वहाँ पर ये कैंप लगा हुआ था। तो वैसे हम कैंप में तो नहीं रहे, हमने वो जगह खाली, मुसलमान वहाँ से गए थे काफ़ी पाकिस्तान पानीपत में, तो जगह खाली थी, हम भी एक मकान में शिफ्ट कर गए, रहने लगे। तो अब वहाँ पर सवाल हुआ कि भाई वहाँ से फिर हम क्या हुआ कि हमारे चाचा जी जो हैं वो तो वहाँ सेटल हो गए, उन्होंने एक मकान भी ले लिया और उन्होंने सोचा मैं यहीं काम करूँगा। और हमारी फैमिली जो है हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में बेला रोड पर बैरक्स हैं मिलिट्री की, खाली की हुई। वहाँ पर हमारे जो काले की वाले रिश्तेदार थे, काले की कैसे बची, जैसे मैंने बताया था, वो एक जो नाई था उसने जगह बना दी मुसलमानों के लिए, लेकिन वहाँ वो बचाव हो गया कि मिलिट्री पहुँच गई थी हिंदुस्तान से, इंडियन मिलिट्री। तो वहाँ उनको सबको वहाँ से निकाल के ट्रकों में और वो यहाँ पर ले आए बेला रोड में, सारे वहाँ सेटल कर दिए। तो हमें भी उन्होंने कहा कि तुम भी यहीं आ जाओ और यहीं पर रहो, यहाँ से फिर हमें मकान मिल जाएंगे दिल्ली में ये बेला रोड दरियागंज के पास है। हाँ जी, तो हम भी वहाँ एक जगह ली थोड़ी सी, और वहाँ सारे अंदर ही वो चूल्हा बनाए और धुआं बड़े फैले, बड़ी मुश्किल हो गई। तो वो तो चल रहे थे, वो फ़ायदे में रहे, मैं बताता हूँ कैसे फ़ायदे में रहे। और वहाँ पर दरियागंज में एक नवाब की कोठी थी, हमारे एक रिलेटिव नवाब की कोठी के एक कमरे में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि एक कमरा खाली है, तुम फटाफट यहाँ आ जाओ, तो बैरक से बच जाओगे, धुएं से बच जाओगे। हम वहाँ से शिफ्ट करके उस नवाब की कोठी के उस कमरे में आ गए, और उनको बाद में लाजपत नगर में सबको 100-100 गज के मकान मिले।
और हम जो है वो कोठी में थे, तो हमें वो कोठी नवाब की थी, नवाब तो चला गया पाकिस्तान, खाली थी। तो किसी ने यहाँ वहाँ पर कोई अमीर आदमी था, कोई बिजनेसमैन, उसने वो कोठी जो है वो कस्टोडियन से अपने नाम करवा ली। अब वो कहे कि खाली करो, और 2-3 बार वो लेके भी आया पुलिस को, तो हमने रजिस्ट किया तो वापस चले गए। फिर उसने कहा गवर्नमेंट, यहाँ रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट था, ये कौन सा हाउस था, यही कनाट पैलेस के पास 2 ऑफिस थे, हाँ जी, इंडिया गेट के पास, को चलो वो ऑफिस थे रिहैबिलिटेशन के। उसने वहाँ अप्रोच किया कि भाई हैं तो सारे रिफ्यूजी, इनको आप मकान दे दो तो ये मैं खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भी हम आपको मकान दे देते हैं तो खाली। तो हमें वो जंगपुरा में उन्होंने कहा भी 3 जगह हैं। अब पहले जितने आए थे किसी को 500 गज के प्लाट मिलते रहे, फिर 400 के भी मिलते रहे, 250 के भी मिलते रहे, 300 के भी मिलते रहे, फिर 100 के मिलते रहे, और हमारे लिए बजे 25 गज के डबल स्टोरी। उन्होंने कहा जी जंगपुरे में डबल स्टोरी है, मलकागंज में डबल स्टोरी है, और एक और जगह थी कालका जी डबल स्टोरी है, आपको वहाँ मिल सकता है। ठीक है भाई क्या करें। फिर हमने जंगपुरा इसलिए चुना कि भाई जंगपुरे में हमारे रिलेटिव थे और जिनको 100 गज मिला हुआ था। तो हमने भी कहा कि हमें फिर वो सिस्टर जिसकी शादी वहाँ हुई थी, लेकिन वो फिर वहाँ से ऐसी चांस बना कि वो हमारे साथ आ गई। तो हम बन गए 6 मेंबर, 5 हम थे, 3 भाई, 2 माता पिता, 5 को 1 मकान मिलता था और 6 को 2 मकान मिलते थे। तो सिस्टर साथ थी तो हमें 2 क्वार्टर मिल गए, एक और 2 ऊपर और नीचे। वो ऊपर ऑड नंबर थे, नीचे इवन नंबर थे, 1 2 नीचे। तो वो हमें फिर वहाँ जंगपुरा में मिल गए मकान में। ये तकरीबन कौन से सन की बात है ये? बताता हूँ, 48 की बात है, क्योंकि 50 में हमने मैट्रिक की। हम इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि मैं भी, मेरे एल्डर ब्रदर भी, और हमारा कज़न चाचा जी का बेटा, हम तीनों एक ही क्लास में थे। हालांकि एल्डर ब्रदर मेरे से 3-4 साल बड़े थे, लेकिन वो कोई बीच में कोई बीमार हो गए थे तो 3-4 साल पढ़े नहीं। तो फिर जब मैं 5वीं में गया तो तब वो भी साथ 5वीं में दाखिल हुए। तो इसलिए मैं हमारा यूज़ कर रहा हूँ कि हम के इकट्ठे एक ही क्लास में थे। तो अब पढ़ाई का सवाल, फिर वहाँ पर हम जंगपुरे में जब रह रहे थे तो ना पानीपत। अब फिर मैं पानीपत की अभी थोड़ी सी स्टोरी है, वो रह गई मेरी। पानीपत में फिर नहीं लाजपत नगर की, जंगपुरी, ये दरियागंज की है। दरियागंज में जब हम रह रहे थे तो हमें अब भाई रोटी के लिए पैसा तो चाहिए, तो हमने वहाँ पर 2-3 छोटे छोटे भी काम किए। जैसे आइसक्रीम बेची, हम तीनों ने आइसक्रीम बेची रेडी पे ऊपर, और कुछ एक उसकी गोलियाँ आती थी मिंट की, वाइट, तो उसको मिला के हम बनाते थे वो लॉटरी। तो स्कूल के आगे खड़े होना, तो वो लॉटरी खींचनी उन्होंने, किसी में खाली है तो किसी में कुछ है, तो आपने वो भी बेची है? वो भी बेची हमने, वो भी। और हमारे पिताजी ने सब्ज़ी बेची। तो उसके बाद में फिर हमने कहा कि भाई ये ज़िंदगी थोड़ा ही है, हम तो पढ़ेंगे। अब हमने वहाँ स्कूल ट्राई किए तो 6-6 महीने निकल चुके, किसी स्कूल में हमें एडमिशन ना मिले। दरियागंज के 4-5 स्कूल थे, एंग्लो संस्कृत था, एक रामजस था स्कूल, एक और 2-3 थे, नाम याद नहीं। तो सब में ट्राई किया, लेकिन वो कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा कि जी हमें तो फिर दाखिल करो पानीपत। तो चाचा जी वहाँ थे कुदरती, फिर हम दोनों भाई वहाँ चले गए चाचा जी के यहाँ। हमारे पास स्कूल के सर्टिफिकेट थे, जब हमने भेलसा जाना था तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमने बनवा लिए थे स्कूल से।
वहाँ आफसाबाद में। तो वही स्कूल सर्टिफिकेट हमने वहाँ दिखा दिया कि हम 8वीं में हैं, तो उन्होंने हमें एडमिशन दे दी 8वीं में। लेकिन हमारा मेकअप करने के लिए जितना भी टाइम निकल गया था, उन्होंने क्या किया, 3 महीने की तो 8th कर दी, 6 महीने की 9th कर दी, 9 महीने की 10th कर दी, ताकि मतलब समय इनका makeup हो जाए। टाइम जो है वो पूरा हो जाए। उसी तो 50 में मैंने 10th पास कर ली थी। और उससे पहले ये जो दरियागंज की एक चीज़ रह गई है, वो ये कि हम दाखिल होना हमने सोचा चलो प्राइवेट कर लेते हैं। तो एक इश्तिहार हमने देखा, बहती गंगा में हाथ धो लो फिर ना कहना खबर ना हुई। तो हमने सोचा कि भाई वहाँ पर वो नीचे लिखा था भाई 8वीं 9वीं करने की ज़रूरत नहीं, हम 10th पास करा देंगे। तो चावड़ी बाज़ार में वो कॉलेज था प्राइवेट, तो वहाँ हम चले गए, फ़ीस दे दी। तो वहाँ बैठे थे तो जगह थोड़ी सी थी, तो 2-3 लड़के और भी थे। तो हम वो टीचर जो है वो कहीं इधर उधर काम गया, तो हमने उन लड़कों से पूछा कि भाई और कहाँ हैं बाकी? कहते हम 2-3 ही तो हैं। तो मैंने कहा ये तो मतलब कितने को पास कैसे कराएंगे? पिछला कोई रिज़ल्ट तो बताओ भाई कितने थे? कहने लगे पिछले रिज़ल्ट में हम तीनों ही थे, तीनों ही फेल हो गए हम। तो हमने कहा ये तो मामला तो यहाँ नहीं बनेगा। तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। फिर फव्वारा है चांदनी चौक में, फुहारे से फुहारे के पास ही बिल्कुल कोने पर मजेस्टिक सिनेमा है। और आगे अगर चलें उसमें रेलवे स्टेशन की तरफ, तो रास्ते में राइट हैंड पर जुबली सिनेमा है। जुबली सिनेमा के पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। हमने कहा यहाँ पता करते हैं। हम वहाँ गए, हमने कहा भाई हम पहले फ़ीस नहीं जमा कराएंगे, पहले हम देखेंगे 2-4 दिन। कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। हम क्लास में बैठे 50 लड़के, हमने कहा भाई यहाँ जो है हमारा मामला बन जाएगा। अब वो क्या होता था कि जैसे दोनों तरफ डेस्क थे, सेंटर में टीचर के लिए आने जाने की जगह थी। तो वो पढ़ा रहा, जब इधर जाता था तो इधर से 8-10 लड़के, इधर दरवाज़ा था, वो निकल के चले जाते थे और बाकी पढ़ रहे हैं। जब वो उस तरफ उसका मुंह होता था तो वो आके बैठ जाते थे। तो हमने कहा कि ये ऐसे करते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? फिर क्या हुआ, वो कहने लगा कि अच्छा भी सारे लड़के इसी तरह ना जो सारे जुबली सिनेमा में जा घुसते थे। तो जब अखीर होता था, आखिरी पीरियड, तो 8-10 लड़के बैठे हैं, बाकी 40 गायब। हमने कहा भी ये तो बड़ी मुश्किल है। फिर हम दूसरे दिन आए, फिर 50 लड़के। उसने कहा भी खड़े हो जाओ, हाथ खड़े करो, जो जो फेल्योर हैं। वो सारी क्लास ने फेल्योर खड़े कर दिया। भाई तुम कितने, तो तुम्हें साल हो गए? मुझे जी 4 साल हो गए फेल होते। तुम्हें 3 साल हो गए, तुम्हें 5 साल हो गए, मुझे 2 साल हो। हमने कहा भाई यहाँ भी पढ़ाई नहीं हो, तो हम वहाँ भी छोड़ दिए। फिर हमने कहा कि हमें पढ़ाओ। हम पानीपत में फिर चले गए। फिर वहाँ हम 8वीं 9वीं 10वीं हम चाचा जी के घर में रहे दोनों भाई, और वहाँ हमने 10th पास की। बाबूजी, इतनी त्रासदी झेलने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपनी ये जीवनी कभी लिखित रूप में या किसी और रूप में सारी दुनिया के सामने लाएं? ऑल्सो आज 2024 में, आज 21वीं सदी में जो विभाजन की त्रासदी है वो शायद आज की पीढ़ी को नहीं पता। तो क्या आप आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो आपका ये वक्तव्य देखेंगे, जो आपका ये आज डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, क्या उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियों को? ऐसा है बेटे कि ये तो मेरे दिमाग में पहले से ही थी कि भाई मैं, अब बच्चे भी मुझे यही कहते थे कि बाबूजी आप जो है इसकी किताब बन सकती है, आप अपनी बायोग्राफी लिखो। तो मैं कहता था मैं लिख के क्या करूँगा, इसलिए मैंने मतलब टाल दिया कि भाई मैंने आपको सारी बातें बता तो दी हैं, बस यही तुम याद रखो। तो अब चूँकि वही चीज़ मेरी आज ख्वाहिश पूरी हो रही है कि आपके माध्यम से कि भाई मैं जो है अपनी सारी शुरू से लेकर आखिर आज तक की सारी बात जो है वो अपने मुंह से सारी क्लियर कर दी
तो अब मैंने किताब क्या लिखनी, आप ही लिख दो जो जो कुछ लिखना चाहते हैं। बाकी मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए यही कहूँगा कि भाई वो अपनी तरफ से आगे बढ़ने की ही वो मतलब पैशन रखें, ताकि सबको ये पता लगे कि देखो हम कहाँ से कहाँ आए और कहाँ क्या थे और क्या बने। ये सिर्फ कोशिशों से, पैशन से, एफर्ट से ही हम उसको पूरा कर पाए हैं। आप जैसे और आप भी जो है वो यही मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूँगा कि भी आप जो है वो आने वाले टाइम में, एक तो मेरी 4 क्वालिटीज़ हैं जो आज तक मेरे पास हैं: पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड कंप्लीशन। जो भी काम किया मैंने उसको कंप्लीट किया। जो भी मैंने मतलब पंक्चुअल रहा, लोग मेरे पास से घड़ियाँ मिलाते थे कि डॉक्टर साहब आए हैं, ये टाइम हो गया है। तो पंक्चुअल भी, ट्रूथफुलनेस भी रखो कि भाई किसी को धोखा नहीं दो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करो, किसी के साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करो जिससे किसी को दुख पहुँचे। अपनी तरफ से मदद करो। अब हम भी जो जितना हो सकता है, पेशेंट आते हैं जिसके पास पैसे कम होते हैं कम ले लेते हैं, जिसके पास नहीं होते उसको वैसे भी दवाई दे देते हैं। और मैंने तो अपनी इस लाइफ में, इस प्रैक्टिस में सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिनके मैंने शराब छुड़ाई है, जिनके मैंने नॉन वेज छुड़ाया है, जिनकी मैंने स्मोकिंग छुड़ाई है, जिनकी मैंने पान पराग गुटखे छुड़ाए। वो मेरे पास मिसालें हैं, उनके अभी तक नाम हैं मुझे याद कि भाई वो उनके, अगर आप कभी मतलब फिर होगा तो मैं उनके नाम भी याद हैं, उनकी सारी हिस्ट्री भी याद है कि वो कौन कौन थे, कैसे कैसे उनकी मैंने छोड़े। बल्कि मैंने तो केजरीवाल को लेटर लिखा था कि मुझे 50 साल हो गए यहाँ लोगों की सेवा करते हुए, मुझे वो अवार्ड मिलना चाहिए। और मैंने इतने लोगों के ये छुड़ाए हैं, मतलब लोगों की जितनी बुरी आदतें हैं ये छुड़ाई हैं। कई अफीम खाते थे वो छुड़ाई, कई वो गांजा वगैरह लेते थे वो छुड़ाया, कईयों की शराब छुड़ाई। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस हैं, मुझे अभी तक याद भी हैं। उनके कुछ के नाम भी याद हैं और वो कहाँ रहते हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन अब ठीक है, अब ज़िंदगी चल रही है तो जितनी हो सकता है सेवा कर। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, हमारे दर्शकों ने देखा, किस तरह इतनी परेशानियों के बाद भी डॉक्टर ओम प्रकाश डावर, एक पार्टीशन सर्वाइवर, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। बाबूजी, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आपके इस वक्तव्य से बहुत कुछ सीखेंगी एंड देखेंगी कि किस तरीके से विभाजन ने हमको इफ़ेक्ट किया। और आज 2024 में और आगे भी विभाजन एक लॉन्ग पार्टीशन है जो कि इफ़ेक्ट करता रहेगा। हम सबकी तरफ से, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी एंड हमारी पूरी सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की टीम की तरफ से हम आपका सादर नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।